एक कंपनी जिसे एयरबीएनबी ऑफ इंडिया कहा जाता था करोड़ों रुपए रेस करे और बनी अपनी इंडस्ट्री की लीडर। फिर क्या हुआ कि वो फेल हुए, क्या गलतियां उन्होंने करी एंड हमें उनकी गलतियों से क्या लर्निंग्स मिलती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। योगेंद्र वासुपाल ने 2005 में इंसारा टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी अपने कॉलेज के दो दोस्त रूपल सुरहाना एंड सचित सिंघी के साथ मिलकर शुरू करी थी। ये एक ट्रेवल एजेंसी कंपनी थी। योगेंद्र एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी 19 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था और इंडिया में बहुत सारी जगहें घूमने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा कि इंडिया में टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए अच्छे रुकने की जगहें बहुत कम हैं, वो भी कम पैसों में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इंसारा को एक नया रूप दिया और नाम रखा स्टेजिला। इंडिया के अंदर ट्रेवल अकोमोडेशन बिजनेस बहुत ही बड़ा और बिखरा हुआ था और इसको सही करना बहुत जरूरी था। दूसरे स्टार्टअप्स की तरह स्टेजिला सिर्फ होटल्स बुकिंग्स पर फोकस नहीं कर रहा था। उनका मानना था हर वो जगह जहां कस्टमर जाके रुक सके उसे अपने साथ लाना बहुत जरूरी है। बड़े से बड़े शहरों से लेकर छोटे जिलों तक कस्टमर के रुकने की जगह हर जगह होनी चाहिए। इंडिया के अंदर एक अच्छी जगह कम पैसों के अंदर ढूंढना बहुत ही मुश्किल और थकावट भरा काम था। ये और मुश्किल हो जाता था अगर आप छोटी जगहों पर जा रहे हो। स्टेजिला ने इसे चेंज करा अपनी वेबसाइट के थ्रू। लोग किसी भी जगह जाने के पहले इनकी वेबसाइट पे हजारों प्रॉपर्टीज देखकर अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी जो हो इनके बजट के अंदर चूज कर सकते थे। पहले लोगों का मानना था कि होटल्स ही अच्छी जगह होती हैं रुकने के लिए, पर इसको स्टेजिला ने बिल्कुल चेंज कर दिया अपने होम स्टे कंसेप्ट के थ्रू। होम स्टे कंसेप्ट, इसका यह मतलब है जो लोग जिनके पास खाली घर है या घर का एक पार्ट है जिसको वो लिस्ट कर सकते हो इनकी साइट के ऊपर, वो लिस्ट कर सकते थे। एंड कस्टमर जब भी उस जगह पर जा रहा है वो कंफर्टेबली उस प्रॉपर्टी में जाके रुक सकता था। इनकी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स अच्छी डील्स, कैशबैक्स, प्राइजेस के साथ होटल्स, लॉजेस, बोट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज या किसी भी तरीके की रुकने की जगह ढूंढ सकते थे। ये लोग बेसिकली एक्ट कर रहे थे ब्रोकर की तरह कंज्यूमर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स के बीच में। ये आइडिया बहुत नया था हमारे देश में और ये बहुत बड़ा चेंज लाया ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। और इस चेंज को लाने के लिए स्टेजिला को नाम मिला द गॉडजिला ऑफ होम स्टेज। ये लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे अपने इनोवेटिव अप्रोच के साथ में। इनकी टक्कर का पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं था। इनके साथ इतने सारे लोग जुड़ गए थे कि कस्टमर्स भी अब इन्हीं से बुक करवाना प्रेफर कर रहे थे। इनके पास 2015 तक 60,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज 1200 सिटीज में थी टूरिस्ट और ट्रेवलर्स के रुकने के लिए। हर रोज इनकी वेबसाइट पे 500 से ज्यादा बुकिंग कर रहे थे कस्टमर्स। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जब कंपनी ग्रो करती है उसे जरूरत पड़ती है फंडिंग की। इतनी रफ्तार से बढ़ने के बाद स्टेजिला को भी जरूरत पड़ी पैसों की। इनका आइडिया पहले से ही इतना यूनिक और अच्छा था कि इन्वेस्टर्स तैयार थे इनको पैसा देने के लिए। आइए जानते हैं कौन कौन से राउंड में किस किस लेवल पे कितना पैसा कौन से लोगों से स्टेजिला ने रेस करे। पहला राउंड जो कि था सीड राउंड, उसमें इन लोगों ने इंडियन एंजल नेटवर्क से 3.5 करोड़ रुपए रेस करे। उसके बाद सीरीज ए राउंड में इन लोगों ने मैट्रिक्स पार्टनर्स से कुछ फंड्स रेस करे बट उन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करा। 2015 के सीरीज बी राउंड में इन लोगों ने नेक्सस वेंचर से 140 करोड़ रुपए रेस करे। और फिर लास्ट में 2016 के सीरीज सी राउंड में इन लोगों ने मैट्रिक्स पार्टनर्स के साथ मिलकर 95 करोड़ रेस करे। सारे राउंड मिला के इन लोगों ने लगभग 250 करोड़ रेस करे थे, जिसमें से मैट्रिक्स और नेक्सस इनके मेजर इन्वेस्टर थे। मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो स्टेजिला के कुछ कॉम्पिटिशंस में से थे। स्टेजिला का आइडिया इतना नया था कि कोई कंपटीशन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। जो प्रॉब्लम उनके लिए सबसे बड़ी थी वो थी डिजिटल रेवोल्यूशन। इंटरनेट इंडिया में आ तो गया था लेकिन लोगों को उसका सही यूज करना नहीं आता था और उससे एडवांटेज लेना भी नहीं आता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्टेजिला की पीछे छूट रही थी। फॉरेन कंपनीज जैसे एयरबीएनबी इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी सिर्फ अपने अप्रोच की वजह से। इंडिया में सस्ते होटल्स ढूंढना ज्यादा मेहनत का काम है लग्जरी ऑप्शंस और मेट्रो सिटीज के ऑप्शंस के मुकाबले, और ये चीज स्ट्रेंथ थी स्टेजिला की। 2016 तक स्टेजिला के लिए सब अच्छा चल रहा था बट 2017 में सबको एक सरप्राइज मिला जब स्टेजिला के फाउंडर्स ने एक पोस्ट में लिखा कि वो अपने सारे ऑपरेशंस बंद करके जा रहे हैं एंड वापस आएंगे एक बेटर बिजनेस मॉडल के साथ में। उनके हिसाब से ये बस एक
पॉज था, फुल स्टॉप नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ। जब 2017 में न्यूज आई कि स्टेजिला के फाउंडर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एंड जेल में डाल दिया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्टेजिला के फाउंडर्स को 120 करोड़ की पेमेंट बहुत सारे लोगों को करनी थी, जो उन्होंने नहीं करी। इसके बारे में उन्हें पता था और उन लोगों ने 3 महीने का पीरियड मांगा था उन लोगों से अपने पैसे लौटाने के लिए, बट लोगों ने उस पीरियड को मना कर दिया और इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी। 12 साल के पीरियड में कंपनी ने अनगिनत प्रॉब्लम्स झेली, बहुत सी गलतियां करी, जिसकी वजह से आखिर में वो फेल हो गए। आइए पॉइंट वाइज समझते हैं क्या थी वो गलतियां जो इन्होंने करी एंड हम उनसे लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, स्टेगनेंट अप्रोच। 2010 में स्टेजिला ने जिस बिजनेस मॉडल के साथ शुरू करा था, 2017 तक भी वो उसी को फॉलो कर रहा था। टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, स्टार्टअप्स आते गए, कंपटीशन बढ़ता गया, पर स्टेजिला अपने उन्हीं पुराने अप्रोचेस पर अड़ा रहा। नंबर 2, नो फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। स्टेजिला का मेन फोकस एक्सपेंशन बन गया था एंड जिस रेट से वो एक्सपेंड कर रहे थे, उस रेट से ना ही वो अपने कस्टमर्स की सर्विसेज को इंप्रूव कर रहे थे, ना ही उन पर ध्यान दे रहे थे। एंड जैसे ही कस्टमर्स को ये लगने लगा कि वो जितना पैसा स्टेजिला को दे रहे हैं, रिटर्न में उन्हें उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, वैसे ही उन्हें इनके सर्विसेज को यूज करना बंद कर दिया। नंबर 3, पुअर कस्टमर सर्विस। कस्टमर्स को हर दिन बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी स्टेजिला से और उनके सोल्यूशन के लिए उन्हें एक्सपेक्टेड था स्टेजिला उनकी हेल्प करेगा, पर ऐसा नहीं होता था। बहुत बारी ऐसा होता था, कस्टमर होटल पहुंच जाता था और उसे मालूम पड़ता था कि उनकी बुकिंग ही कंफर्म नहीं हुई है। जब कस्टमर अपनी बुकिंग कैंसिल करता था, उन्हें उनका रिफंड नहीं मिलता था। बहुत बारी कंपनी जो पैसा एडवांस में लेती थी कस्टमर से, वो प्रॉपर्टी ओनर को पे ही नहीं करती थी। एंड जब इन सबको सॉल्व करने के लिए कस्टमर या प्रॉपर्टी ओनर स्टेजिला को रीच आउट करता था, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। नंबर 4, पुअर टाइमिंग। जिस टाइम पे स्टेजिला लॉन्च हुआ, इंडिया में होम स्टे नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था और लोगों को एजुकेट करना स्टेजिला के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लोगों को टेक्निकली या इंटरनेट की नॉलेज ही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो क्या करें। कस्टमर और प्रॉपर्टी ओनर्स दोनों ही झिझकते थे बुकिंग करने या करवाने में स्टेजिला के थ्रू, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी स्टेजिला के लिए। जो गलती जो उन्होंने करी वो थी एक्सपेंसिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज इनकी कंपनी में काम कर रहे थे, जिससे साफ पता चलता है ये एक ओवर हायरिंग थी एंड जिन लोगों की जरूरत भी नहीं थी उनको भी इन लोगों ने हायर कर रखा था। ऊपर से हर पोस्ट के लिए स्टेजिला ने स्पेशलाइज्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों को डाल रखा था, जिसकी वजह से इनको सैलरीज ज्यादा देनी पड़ती थी। इनका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। किसी की गलती किसी के लिए लर्निंग बन जाती है और एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर कभी भी एक गलती 2 बार नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है उन स्टार्टअप्स को देखना जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए पर कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गए, और हम एज एन एंटरप्रेन्योर उन गलतियों से कैसे सीख ले सकते हैं। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या हमें लर्निंग्स मिलती हैं स्टेजिला की स्टोरी से। नंबर 1, चेंज विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसका ये मतलब है कि आज के टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव है दोस्तों, और हर रोज नया कॉम्पिटिशन, नई टेक्नोलॉजी, नया ट्रेंड आ रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस हर रोज चेंज हो रही है। एंड अगर किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बड़ा बनना है तो बहुत जरूरी है उसे फ्लेक्सिबल रहना और हर चेंज को अपनाना। नंबर 2, ट्रीट योर कंज्यूमर्स लाइक किंग। कंज्यूमर्स सारे बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी होता है। कंज्यूमर्स ही किसी भी बिजनेस को मार्केट में ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। कंज्यूमर्स को हमेशा लगना चाहिए जितना पैसा वो आपको दे रहे हैं, रिटर्न में उससे ज्यादा बेटर सर्विसेज उन्हें आपसे मिल रही हैं। कंज्यूमर्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके सर्विस या प्रोडक्ट से, ट्राई करो उसे तुरंत सॉल्व करने की। ये आपकी कंपनी की एक अच्छी इमेज बनाता है और उन्हें बताता है कि आपको उनकी उतनी ही परवाह है जितने अपने प्रॉफिट्स की। नंबर 3, डोंट फॉरगेट योर एम एंड मिशन। जब स्टार्टअप शुरू होता है, एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि क्या चीज कैसे करनी है, बट जैसे जैसे वो बड़ा बनता जाता है वो भटक जाता है। उसे लगता है मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और इन सब में पीछे रह जाता है वो मेन एम जिसे सोच के स्टार्टअप शुरू हुआ था। बड़ा बनने के चक्कर में एंटरप्रेन्योर एक्सपेंशन के पीछे भागने लगता है, जिसकी वजह से पीछे रह जाती है बेसिक सी चीजें जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप बड़ा बनो, एक्सपेंड करो, लेकिन अपने एम और मिशन को कभी मत भूलो और उन्हें साथ लेकर चलो। नंबर 4, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टर के पैसे का कैसे यूज करना है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी रखनी है, एक्सपेंडिचर को कितना रखना है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे बढ़ानी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना लगना है, और बहुत सी चीजें जो फाइनेंस के रिगार्डिंग होती हैं आपको पहले से ही प्लान करके रखनी चाहिए दोस्तों।
ध्यान रहे, ये पैसा आपके स्टेक होल्डर्स का है, आपका नहीं। एंड उसको यूज करते वक्त सिर्फ अपने कंपनी का नहीं, आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग। और बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स इसी में चूक कर देते हैं और फेल कर जाते हैं। और नंबर 5, लिसन टू योर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई बार फाउंडर्स को, सीईओज को, डायरेक्टर्स को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती है, और ऐसे टाइम पे हमें एम्प्लॉइज जो सजेशंस दे रहे हैं उनको सुनना चाहिए। एम्प्लॉइज को लगना चाहिए कि वो एक फैमिली का पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉइज ऐसे इतने अच्छे आइडियाज और सजेशंस दे देते हैं जो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होते हैं। इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फ्रीडम ऑफ थॉट रखिए और एम्प्लॉय को मौका दीजिए बोलने का। तो ये थी दोस्तों स्टेजिला की स्टोरी। कैसे स्टेजिला स्टार्ट हुई, कैसे उन्होंने ग्रो करा, क्या गलतियां उन्होंने करी जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली फेल हुए, और हम एंटरप्रेन्योर्स को उनकी गलतियों से क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, ये सब हम लोगों ने इसमें डिस्कस करा। आई होप आज की स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक नया अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।